क्या हो अगर हमारी दुनिया पर ऐसे क्रिएचर्स का कब्जा हो जो सिर्फ इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हों। वो न भूख से मारते हैं, न किसी वजह से, बस मारते हैं। सोचिए, अगर आपकी हर सांस आपकी मौत का कारण बन सकती है, क्या ऐसे हालात में कोई जिंदा रह सकता है? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें रॉकी माउंटेन्स नाम की जगह दिखाई जाती है, जो कि 7,740 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम हंटर है। हंटर अकेले ही एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है और दूर इलाके में कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे हंटर काफी डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर हम क्रेचर्स की हल्की सी झलक देखते हैं। हंटर अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से एक व्हाइट लाइन के अंदर आ जाता है। यह व्हाइट लाइन एक लक्ष्मण रेखा की तरह थी, जिसके अंदर आते ही क्रेचर्स हंटर से दूर हो जाते हैं और इस तरह हंटर बच जाता है। इस लाइन को इसलिए बनाया गया था ताकि पता चल सके कि 8,000 फीट की ऊंचाई हो चुकी है और क्रिएचर 60 फीट की ऊंचाई पर आ नहीं पाते हैं। इसके बाद हम 8,460 फीट की ऊंचाई पर बसे लॉस्ट गर्ल्स रिफ्यूज एरिया को देखते हैं, जहां महज 193 लोग ही रहते हैं और इनमें एक परिवार हंटर का भी था, जिसमें सिर्फ उसके डेड विल थे। विल हंटर को उसकी गलती पर समझाते हुए कहता है कि तुम्हें 8,000 फीट वाली लाइफलाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी हंटर के लंग्स में प्रॉब्लम थी, इसलिए विल इसके लिए काफी फिक्रमंद रहता था। हंटर विल से कहता है कि मैं बस यह देखने गया था कि आसपास कोई रहता है या नहीं। यह सुनकर विल उसे समझाता है कि यह सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लंग्स में प्रॉब्लम होने से तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं अब तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसके बाद हम विल को एक लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम था कैटी। कैटी विल की वाइफ तारा की बहुत अच्छी दोस्त थी। विल कैटी को बताता है कि आज हंटर लाइफलाइन क्रॉस करके अल्बा फायर रोड देखने के लिए गया था। यहीं पर आखिरी बार हंटर ने अपनी मां को भी देखा था। विल हंटर को उसकी सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रखना चाहता था, लेकिन कैटी उसे समझाती है कि यह इलाका उसके लिए जेल जैसा है। वह इस पूरे इलाके में इकलौता बच्चा है। इस पर विल कहता है कि हम अटैक के 3 साल बाद भी आज जिंदा हैं और हंटर को भी जिंदा रहने के लिए रूल्स फॉलो करने ही होंगे। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम था नीना। यह बुलेट्स निकालकर एक शील्ड पर लगातार फायर करती रहती है, लेकिन इस शील्ड पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि यह शील्ड असल में उन क्रिएचर्स की स्किन थी जो काफी मजबूत थी। इसी रात हंटर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी ब्रीदिंग खराब हो जाती है, जिससे उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है। लेकिन सही टाइम पर विल हंटर को संभाल लेता है और फिल्टर को तुरंत चेंज कर देता है। विल इस इंसिडेंट से काफी परेशान हो जाता है और मैप में बोल्डर जगह को देखने लगता है और वहां जाने का फैसला करता है, क्योंकि हंटर के सभी फिल्टर्स खराब हो चुके थे और सिर्फ आखिरी फिल्टर ही हंटर यूज कर रहा था। इसलिए बोल्डर के हॉस्पिटल से उन फिल्टर्स को लाना बहुत जरूरी था। लेकिन हंटर विल को वहां जाने से मना करता है, क्योंकि इसी तरह उसकी मां भी छोड़कर चली गई थी। लेकिन विल उसे वापस आने का प्रॉमिस करता है। इसी सिलसिले में विल नीना से बात करने जाता है, लेकिन नीना कहती है कि मैं सभी रास्ते अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई भी ऐसा रूट नहीं है जो तुम्हें 8,000 फीट से हर वक्त ऊंचा रखे। और जैसे ही तुम 8,000 फीट से नीचे गए और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, वो क्रिएचर्स तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम्हारा उन्हें मारना नामुमकिन है। इसलिए बोल्डर जाने में काफी खतरा है, क्योंकि ये 2 दिन जितना लंबा सफर है। लेकिन विल नीना को राजी करने के लिए उसे समझाता है कि तुम भी उन क्रिएचर्स से बचकर निकली हो और काफी समय से तुम उनके बारे में रिसर्च भी कर रही हो। वैसे भी बोल्डर में तुम्हारी एक लैब है, हो सकता है कि तुम्हें वहां से क्रिएचर्स को मारने की कोई जानकारी मिल जाए। विल की बात सुनकर नीना भी चलने के लिए राजी हो जाती है। विल की वाइफ तारा जब मरी तो उस समय वह नीना के साथ थी। विल नीना से कहता है कि हमें कोलंबिया माइंस के रास्ते से चलना चाहिए, जो पहाड़ों के बीच से होकर जाता था। नीना विल से कहती है कि वह माइंस एक तरह का जाल है। अगर हम वहां से बोल्डर गए तो जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल होगा। इस पर विल कहता है, नहीं, मैंने उन माइंस में काम किया है, मैं सब जानता हूं। लेकिन नीना को अब भी यह रास्ता सही नहीं लगता, क्योंकि अगर हम किसी तरह बोल्डर हॉस्पिटल तक पहुंच भी गए तो बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि वह हॉस्पिटल 8,000 फीट से नीचे था। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए विल हर रिस्क उठाने के लिए तैयार था और उसने बोल्डर जाने का फैसला किया। जब विल की दोस्त कैटी को विल का प्लान पता चलता है तो वह भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। हालांकि विल उसे बहुत मना करता है, लेकिन कैटी उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन उन्हें क्रिएचर्स का सामना करना ही होगा, तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। रास्ते में
नीना कैटी से मिलती है और पूछती है, तुम उन क्रिएचर्स को कैसे हराओगी? फिर नीना और कैटी स्की एरिया की मदद से क्रिएचर के सबसे खतरनाक इलाकों को पार करने का फैसला करती हैं। अब ये तीनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और नीना अपने ट्रैकर के बारे में बताती हुई कहती है कि यह इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि जो क्रिएचर्स हैं जिनका नाम रिपर्स है वे बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो बाकी जानवरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसके बाद ये लोग एल्बा फायर रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां से 8000 फीट के नीचे का रास्ता शुरू होने वाला था। नीचे बढ़ते ही इन्हें घोड़ों का झुंड दिखाई देता है। यह देखकर तीनों समझ जाते हैं कि इन क्रिएचर्स से सिर्फ इंसानों को ही खतरा है। इसके बाद ये तीनों स्की एरिया जाते हैं, जिसकी ऊंचाई थी 7620 फीट। यहाँ विल कहता है कि जो ऊंची छोटी है वह 8000 फीट की ऊंचाई पर है और हम यह रास्ता स्की के जरिए जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन तभी नीना को ट्रैकर की मदद से पता चलता है कि एक रीपर इनकी तरफ आ रहा है और जंगल में इन्हें रीपर दिखाई भी देता है। इसलिए ये लोग लाइफ लाइन की तरफ जाने लगते हैं। कैटी रीपर पर कई अटैक करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। यह देखकर ये तीनों जल्दी से स्की से लाइफ लाइन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीपर स्की को नुकसान पहुंचाता है। पर इनकी किस्मत अच्छी है कि ये तीनों फिर भी 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रीपर अभी भी इसी लाइन के सामने मौजूद होते हैं। आज रात ये तीनों एक रिसोर्ट में रुकने का फैसला करते हैं और नीना इन लोगों को बताती है कि 3 साल तक रिसर्च करने के बाद मुझे ये तो कंफर्म है कि ये प्रेडेटर्स नहीं हैं, क्योंकि प्रेडेटर्स दूसरों की जान अपना पेट भरने के लिए ले लेते हैं, लेकिन ये रीपर सिर्फ मारते हैं, खाते नहीं। इसीलिए इन्होंने बाहर निकलते ही 95% से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया, लेकिन खाया नहीं। कोई तो ऐसी चीज है जो इन्हें पावर देती है। जब विल अकेला बैठा होता है तो वो अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें विल तारा को नीना के साथ बोल्डर के लैब में जाने से मना कर रहा था, क्योंकि विल का मानना था कि नीना दुनिया के पहले रीपर को मारकर पॉपुलर होना चाहती है। लेकिन तारा दुनिया को बचाने के लिए यह कदम उठाती है और नीना के साथ लैब चली जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहां ये तीनों 890 फीट पर बनी कोलंबिया माइंस में पहुंच जाते हैं। विल इन्हें बताता है कि हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 पर जाना होगा। वहीं से हम 8020 फीट की दूसरी साइड पर पहुंच पाएंगे और फिर वहां से 19 किलोमीटर दूर बोल्डर जाएगा। ये सब सुनने के बाद नीना विल से पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि लाइंस 8000 फीट से कम नहीं है, क्योंकि माइंस की टनल सीधी नहीं होती है, ना ही एक हाइट पर बनी होती है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि हम सेफ लाइन से नीचे नहीं जाएंगे। विल अपना फार्मूला बताता है, लेकिन नीना की बात सही होती है। नीना कहती है वो जमीन के नीचे से आए हैं, इसलिए वो किसी भी अंडरलाइन एरिया में हो सकते हैं जहां रीपर इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। रीपर इंसानों को अंधेरे में देख भी सकते हैं और इनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को स्मेल कर इन्हें ढूंढ भी सकते हैं। इसीलिए इनका फंसना तय था, लेकिन इस चैनल के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसीलिए ये लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग टनल में अंदर जाते हैं तो इन्हें टनल कुछ दूरी पर बंद मिलती है। यह देखकर विल लेवल 7 से जाने का फैसला करता है, लेकिन यह करीब 914 मीटर नीचे थी। नीना कहती है हमारी इस रास्ते में जान जा सकती है, लेकिन विल इन लोगों को वापस भेजकर खुद अकेले इस मिशन को पूरा करने का फैसला करता है। पर फिर नीना और कैटी भी इसके साथ शामिल हो जाती हैं और अब तीनों लेवल 7 माइंस के लिए निकल जाते हैं। सीढ़ियों की मदद से नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते ही इन्हें एहसास होता है कि रीपर ने इन्हें देख लिया है। इसलिए ये जल्दी से अपनी टॉर्च लाइट को बंद कर देते हैं और तभी इन्हें एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये तीनों जल्दी से माइन के एक पतले से होल में छुप जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए सांस लेना भी बंद कर देते हैं। लेकिन रीपर अपनी पूंछ में मौजूद सेंसर से इनकी ब्रीथ को सेंस करने की कोशिश करता है। यहीं कैटी को एक होल से लाइट नजर आती है। ये तीनों जल्दी से वहां फ्लेयर के धुएं से रीपर को धोखा देकर यहां से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में दूसरा रीपर कैटी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर ये दोनों माइन से निकलकर एक टूटे हुए घर में रात बिताते हैं। डिनर के वक्त नीना विल से कहती है कि लैब में एक खास केमिकल है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक वर्जन है। हमें उसकी जरूरत है क्योंकि जो रीपर हैं वे इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और उनके शरीर में किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन अगर उस केमिकल की बुलेट पर लेप लगाकर रीपर्स पर हमला किया जाए तो इससे 1 मिलियन वाट का रिएक्शन होगा और अनकंट्रोलेबल इंटरनल कंबशन के कारण उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये आइडिया विल को कुछ खास पसंद नहीं आता। अगले दिन दोनों बोल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां विल को 5वें फ्लोर पर फिल्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी रीपर इन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट कर उसे दूर भगा देते हैं। जल्दी से नीना की लैब में पहुंचकर नीना मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेप को बनाना शुरू करती है। यहाँ विल को नीना की फैमिली की फोटो मिलती है, जिसके बारे में नीना बताती है कि मेरी फैमिली एक खास चीज पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन रीपर ने उन्हें मार दिया और तारा भी मेरे साथ अपनी मर्जी से आई थी,
मैंने उसे फोर्स नहीं किया। अपने एक्सपेरिमेंट्स में जब नीना रीपर की शील्ड पर हमला करती है तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए नीना विल को हंटर के लिए यहां से जाने को कहती है और खुद रिसर्च में लग जाती है। इधर विल की रास्ते में कार पंक्चर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक रीपर नीना के पास आ जाता है और नीना कोबाल्ट का लेप बुलेट पर लगाकर उसे शूट कर देती है और यह मारा जाता है। इधर विल को रीपर्स फेर लेते हैं और बस मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक रीपर को गोली लगती है और वह ब्लास्ट हो जाता है। यह कारनामा नीना ने कोबाल्ट की मदद से किया था। इस तरह सभी रीपर्स को मार देती है और इन्हें पता चलता है कि ये एक मशीन की तरह थे जिन्हें इंसानों को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन किसने इसका जवाब नहीं मिल पाता है। फिर सभी लोग रीपर्स को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जबरदस्त कहानी? क्या आपको भी लगा कि रीपर्स के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपसे कोई भी मजेदार और रहस्यमयी वीडियो मिस ना हो। जल्दी ही मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।